गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग पिछले लेक्चर में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बात कर चुके हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या बताया गया है कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल होता है। अगर आप एक सिंपल एग्जांपल देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्शन कर रहा है और ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, और यहां पर आप ये रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल होता है। यहां पर आप कार्बन का एटॉमिक मास जोड़े 12 प्लस 1 ऑक्सीजन 16 और 2 ऑक्सीजन का 32 एटॉमिक मास हुआ, मीन्स हो गया 44 ग्राम यूज करिए। यहां पर आप देखेंगे तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस 1 ऑक्सीजन 16 2 ऑक्सीजन 32, फाइनली आप ऐड करें तो हो गया 44 ग्राम। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल होता है। शर्त है यहां पर कि रिएक्शन बैलेंस्ड हो। फिर हम लोग सेकेंड लॉ पढ़ रहे थे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या कहें लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या डेफिनिट कंपोजिशन, है ना। डेफिनिट प्रोपोर्शन और डेफिनिट कंपोजिशन एक ही बात है। दोनों के मतलब हुआ कि किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला या कहें मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑलवेज फिक्स्ड होता है। किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑलवेज फिक्स्ड होता है। जैसे आप मीथेन का फार्मूला पूछेगा आपसे, आपसे कहेगा सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला, आपसे कहेगा इथेन का फॉर्मूला, तो ये ऑलवेज फिक्स है। चाहे आप किसी भी कंट्री में देखें, किसी भी टाइम देखें, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑलवेज डेफिनिट होता है, कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। साथ में इसमें बताया गया है कि पार्टिकुलर कंपाउंड में डिफरेंट एटम्स के एटॉमिक मास रेशियो डेफिनिट होता है। किसी कंपाउंड में डिफरेंट एटम्स के एटॉमिक मास रेशियो फिक्स होता है। जैसे आप मीथेन की बात करें तो कार्बन एटम का एटॉमिक मास 12 है, इज टू 1 हाइड्रोजन 1 तो 4 हाइड्रोजन 4, मीन्स इसमें दो ही डिफरेंट एटम्स है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 और हाइड्रोजन का हो गया 4। तो आप रेशियो कर रहे हैं तो ये क्या हो गया 3, मीन्स हो गया 3:1। आप मीथेन में आप कार्बन और हाइड्रोजन के एटॉमिक मास रेशियो देख रहे हैं तो क्या होने वाला है 3:1। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड डेफिनिट कंपोजिशन। थर्ड लॉ में था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसमें बताया गया है कि दो डिफरेंट एलिमेंट रिएक्शन करता है और डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है। टू डिफरेंट एलिमेंट रिएक्शन करता है और डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है। इस तरह से हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल को देखे हैं। आप उस वीडियो को पढ़े, देखें और समझे, बात को बेहतर ढंग से क्लियर करेंगे। तो इस तरह से डिफरेंट कंपाउंड्स बनता है। तो हम लोग अब आज देखना चाहते हैं अब आपका जो फोर्थ लॉ है। फर्स्ट लॉ हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड लॉ हो गया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनिट कंपोजिशन, थर्ड लॉ हो गया आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसमें हम आपको बताए थे कि किसी एक एटम के एटॉमिक मास को फिक्स करते हैं तो दूसरे एटम का एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, या कहें दूसरे एटम का एटॉमिक मास मल्टीपल में अरेंज हो जाता है, इसीलिए इसे बोला गया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और आपका फोर्थ लॉ है जिसे हम लोग अब देखने जा रहे हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो अब यहां पर देखें आप, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन।
यहां पर बताया गया है, यहां पर आपको बताया गया है 3 डिफरेंट एटम्स रिएक्शन में भाग लेता है, 3 डिफरेंट एटम्स रिएक्शन में भाग लेता है, और वो तीनों एटम्स को हम लोग ट्रायंगल के कॉर्नर पे रखते हैं। 3 डिफरेंट एटम्स, फास्फोरस, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, 3 डिफरेंट एटम्स रिएक्शन में भाग ले रहा है और 3 डिफरेंट कंपाउंड्स बनाने वाला है। आपको यहाँ वैलेंसी बेसिस से काम करना है, तो आपको प्राइमरी याद रख सकते हैं। फास्फोरस का जो प्राइमरी वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन के लिए 2 और हाइड्रोजन के लिए 1। और जब भी आप कोई कंपाउंड बनाते हैं तो वैलेंसी का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मीन्स फास्फोरस और ऑक्सीजन का कंपाउंड बनाने जा रहे हैं आप, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें और ये आपका कंपाउंड बनकर तैयार हो गया P2O3। तो इसका कंपाउंड बना, फास्फोरस और ऑक्सीजन से क्या कंपाउंड बना, P2O3। वही काम आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन में करने वाले हैं, तो इसका वैलेंसी 2 है, वो इसके पास आने वाला है और ये हो जाएगा आपका H2O। और फिर फास्फोरस और हाइड्रोजन में करने वाले हैं, तो फास्फोरस का कॉफिशिएंट 1 होने वाला है, जो 1 ना लिखें, और हाइड्रोजन का कॉफिशिएंट 3 होने वाला है। इस तरह से आपके पास 3 कंपाउंड बनकर तैयार हो गया है, जिसे आप यहां पर देख सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास फास्फोरस का, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का 3 कंपाउंड हम लोग बनाए और जिसे हम लोग अब देख रहे हैं। फास्फोरस का वैलेंसी 3, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराए, 3 डिफरेंट कंपाउंड्स बनने वाला है। 3 डिफरेंट एटम्स आपस में रिएक्शन किया और 3 डिफरेंट कंपाउंड्स बनाया। और एग्जांपल की बात करें तो आप कार्बन रखें और ऑक्सीजन रखें और हाइड्रोजन रखें और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएं, तो कार्बन का वैलेंसी 4, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 और हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, जिसके कारण यहां पर ये कॉमन फैक्टर होने वाला है। दोनों क्या है, इवन नंबर है, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा 2 और यहां हो जाएगा 1। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देखें कार्बन का वैलेंसी 4 और ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, आप इसे पहले कैंसिल करें तो क्या हो गया 2 और ये हो गया 1। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या बनने वाला है कंपाउंड, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2। इस तरह से ये कंपाउंड बन रहा है CO2। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का भी आप बनाए कंपाउंड H2O होने वाला है। कार्बन और हाइड्रोजन का बनाए तो कार्बन का ये कॉफिशिएंट 1 होगा, एक्सचेंज होता है कॉफिशिएंट का हाइड्रोजन का जो वैलेंसी है वो कार्बन का कॉफिशिएंट, कार्बन का वैलेंसी हाइड्रोजन का कॉफिशिएंट। इस तरह से ये आपका कंपाउंड बनने जा रहा है। इस तरह से आपका ये कंपाउंड बन गया है और इसे हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन अब यहां कहता है कि आप इस लॉ में क्या कर रहे हैं, 3 डिफरेंट एलिमेंट्स को, 3 डिफरेंट एटम्स को ट्राइंगल के कॉर्नर पे रखते हैं। क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ 3 डिफरेंट एटम्स आर प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ ट्राइंगल, कॉर्नर ऑफ ट्राइंगल। फिर हम लोग इसे पहचानेंगे कैसे,
यहां देखें आप क्या कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ डिफरेंट एटम्स आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर। यहां पर आप 3 ऐड करें, 3 डिफरेंट एटम्स आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ट्रायंगल। क्या कहा जा रहा है कि 3 डिफरेंट एटम को ट्रायंगल के कॉर्नर पर रखा जाता है और फिर 3 डिफरेंट कंपाउंड्स बनता है। लेकिन हम लोग इसे पहचानेंगे कैसे? इसे पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर ये 3 कंपाउंड आपके पास दिया हुआ है तो क्या ये तीनों कंपाउंड्स आपको ये डिफाइन कर रहा है कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है? आप यहां पर एग्जांपल देखें तो यहां पर हम लोग बात करेंगे, क्या कहा जा रहा है कि 1 एलिमेंट प्रेजेंट इन ओनली 2 डिफरेंट कंपाउंड्स। आपने 3 कंपाउंड बनाया और आपसे पूछ रहा है कि क्या ये तीनों कंपाउंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को डिफाइन करता है? तो आप यहां कह सकते हैं कि हाँ। कैसे? तो आप यहां पर लिखें PH3 P2O3 एंड H2O। यहां क्या बोला गया है कि 1 एलिमेंट केवल 2 डिफरेंट कंपाउंड्स में उपस्थित होता है। 3 कंपाउंड आपको दिया गया है, 3 एलिमेंट को हम लोग 3 एटम्स को ट्रायंगल के कॉर्नर पर रखते हैं और 3 डिफरेंट कंपाउंड्स बना है। और फिर पहचानने के लिए आपको 3 कंपाउंड्स दे दिया और कहेगा क्या ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन डिफाइन कर रहा है? तो आपको इसे पता करने के लिए क्या करना चाहिए कि 1 एलिमेंट केवल 2 डिफरेंट कंपाउंड्स में उपस्थित होता है। 1 एटम केवल 2 डिफरेंट कंपाउंड्स में उपस्थित होता है। तो फास्फोरस कितने कंपाउंड में है? देखें तो 2 डिफरेंट कंपाउंड में उपस्थित हो रहा है फास्फोरस। और हाइड्रोजन 2 डिफरेंट कंपाउंड्स में है, ऑक्सीजन 2 डिफरेंट कंपाउंड्स में है। यहां है ऑक्सीजन, यहां है हाइड्रोजन, यहां है और यहां है फास्फोरस, यहां है। मीन्स एक एलिमेंट या कहिए एक एटम 2 डिफरेंट कंपाउंड्स में उपस्थित होता है। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। आप इसे समझ सकते हैं, इसे आप फिर से एक बार सुन लें। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल के अनुसार से 3 एटम्स को ट्रायंगल के कॉर्नर पर रखा जाता है और फिर यहां पर 3 डिफरेंट कंपाउंड्स बना है। 3 डिफरेंट कंपाउंड्स बना है वैलेंसी की सहायता से। ये जो लिखा गया है ये आपका वैलेंसी दिया गया है। कार्बन का वैलेंसी 4, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1। और वैलेंसी की सहायता से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके कंपाउंड्स बनाया जाता है। लेकिन अगर आपको दिया जाएगा 3 कंपाउंड एग्जाम्पल में और पूछा जाएगा क्या ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल डिफाइन करता है, तब आपको इस पॉइंट से सहायता लेना चाहिए कि 1 एलिमेंट केवल 2 डिफरेंट कंपाउंड्स में उपस्थित होता है। 1 एलिमेंट केवल 2 डिफरेंट कंपाउंड्स में उपस्थित होता है। फास्फोरस 2 डिफरेंट कंपाउंड में है, हाइड्रोजन 2 डिफरेंट कंपाउंड में है, ऑक्सीजन 2 डिफरेंट कंपाउंड में है। आप और एग्जांपल लेकर देखें। जैसे हम लोग बात करेंगे अल्युमिनियम कार्बाइड और फिर CO2 और फिर Al2O3। क्या ये आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल डिफाइन करता है? तो आपको क्या बताया गया है कि 1 एटम 2 डिफरेंट कंपाउंड्स में उपस्थित होता है। 1 एटम्स 2 डिफरेंट कंपाउंड्स में उपस्थित होता है। तो अल्युमिनियम दिख रहा है 2 डिफरेंट कंपाउंड में है, कार्बन 2 डिफरेंट कंपाउंड में है, ऑक्सीजन 2 डिफरेंट कंपाउंड में है। मींस ये भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, ये भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। अगर आपको एक और एग्जांपल बताएं, PH3 P2O3 P2O5, क्या ये मल्टीपल प्रोपोर्शन है?
क्या ये मल्टीपल प्रोपोर्शन है? नहीं। क्या ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है? तो क्या है शर्त कि वन एटम टू डिफरेंट कंपाउंड्स में उपस्थित हो। यहां फास्फोरस तीनों कंपाउंड में उपस्थित है ना, फास्फोरस तीनों कंपाउंड में उपस्थित है, मीन से ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन नहीं है, ये आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन नहीं है। इसीलिए हम लोग को ये पॉइंट्स सहायता करेगा क्वेश्चन को समझने में, पहचानने में कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल का कंडीशन क्या है। आपको एग्जाम में ये भी नहीं याद रखना, ये भी नहीं याद रखना, पॉइंट्स भी ये भी नहीं याद रखना, आपको तो सिर्फ एक ही पॉइंट्स याद रखना चाहिए और वो आपका पॉइंट्स है ये पॉइंट्स आपको याद रखना चाहिए कि वन एलिमेंट टू डिफरेंट कंपाउंड्स में उपस्थित होता है, केवल टू डिफरेंट कंपाउंड्स में उपस्थित होता है, तभी ये आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। क्योंकि आपका जेईई मेन, नीट और एडवांस में ओनली ये ऑप्शन रखा जाएगा और पूछा जाएगा इनमें से कौन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन डिफाइन करता है। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल को पहचानेंगे और अपना रिजल्ट बनाएंगे। चलिए अब तो आगे देखें और नेक्स्ट लॉ हम लोग देखेंगे जो आपका यहाँ पर फिलहाल लास्ट लॉ होने वाला है, लॉ ऑफ डेफिनिट, या यहाँ पर साइंटिस्ट के नाम से है। तो साइंटिस्ट के नाम से अगर आप बात करेंगे तो कहेंगे गाय लुजैक्स लॉ ऑफ डेफिनिट वॉल्यूम, गाय लुजैक्स लॉ ऑफ डेफिनिट वॉल्यूम देखेंगे। गाय लुजैक्स लॉ ऑफ डेफिनिट वॉल्यूम। यहां पर गाय लुजैक्स लॉ ऑफ डेफिनिट वॉल्यूम में हम लोग बात करेंगे तो यहां पर बताया गया है किसी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में गैसियस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ऑलवेज डिफिनिट होता है। किसी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में गैसियस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ऑलवेज डिफिनिट होता है। सिर्फ गैसियस के लिए, क्योंकि हम लोग आगे जाकर के पढ़ने वाले हैं और लॉ ऑफ ये डाल्टन्स लॉ, फिर जाकर के एवोगाड्रो लॉ, फिर आगे जाकर के हम लोग स्टोइचियोमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पर बताएंगे आपको कि गैस ओनली फॉर वॉल्यूम ओनली फॉर गैस के लिए यूज होता है। इसका मतलब है कि वॉल्यूम सिर्फ गैस के लिए ही यूज करेंगे, सॉलिड और लिक्विड के लिए वॉल्यूम यूज नहीं करते, क्योंकि वो आपका डेफिनिट, आप अगर सोचें तो 1 मोल गैस के लिए हम लोग वॉल्यूम बात करेंगे कि 22.4 लीटर्स होता है 1 मोल गैस के लिए। लेकिन अगर आप 1 मोल आयरन की बात करेंगे तो उसका वॉल्यूम बहुत कम होने वाला है, जिस 56 ग्राम है ना। आप आयरन का एटॉमिक मास क्या जानते हैं? 56, और उसका जो 1 मोल का मास होगा वो 56 ग्राम होता है और वो बहुत छोटा सा होगा। इसका मतलब उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर नहीं हो सकता। इसीलिए सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम गैस के टर्म में यूज नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग उसे वॉल्यूम के टर्म में यूज नहीं करते, सिर्फ गैस का वॉल्यूम यूज होता है। इसीलिए यहां पर बताया गया है, लिखेंगे
देखिए यहां क्या लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स शुड बी डेफिनिट। क्या बताया जा रहा है, गाय-लुजैक्स लॉ ऑफ डेफिनिट वॉल्यूम के अनुसार से बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम डेफिनिट होता है ना। गाय-लुजैक्स लॉ ऑफ डेफिनिट वॉल्यूम के अनुसार से बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वॉल्यूम ऑलवेज डेफिनिट होता है, फिक्स्ड होता है, परफेक्ट होता है। आप इसे एग्जाम्पल में देखें तो यहां पर आपको एग्जाम्पल के टर्म में दिया जा रहा है CH4 गैस, G मीन्स समझेंगे गैस, प्लस 2O2 गैस will give CO2 gas. CO2 gas plus 2H2O लिक्विड। अब आप बोलेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे, आपको पता है मीथेन गैस है, ऑक्सीजन O2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, लेकिन वाटर आप देखे हैं लिक्विड होता है, तो ये लिक्विड है। तो इस तरह से यहां पर अब बात करें आप, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि यहां देखिए कोफिशिएंट क्या है 1, मीन्स इसे कहेंगे 1 वॉल्यूम, इसे कहने वाले हैं आप 1 वॉल्यूम। और इसका कोफिशिएंट है 2, तो इसे कहने वाले हैं 2 वॉल्यूम। और CO2 का कोफिशिएंट है 1, तो इसे कहेंगे आप 1 वॉल्यूम। इसलिए यहां पर केमिस्ट्री में एक बात आपको बताया जाता है, केमिस्ट्री में आपको एक बात बताया जाता है कि 1 वॉल्यूम, इस रिएक्शन के बेसिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, इस रिएक्शन के बेसिस से बात कर रहे हैं, 1 वॉल्यूम प्लस 2 वॉल्यूम विल गिव हो जाता है आपका 1 वॉल्यूम। मीन्स केमिस्ट्री में ऐसा हो रहा है ना, 1 वॉल्यूम प्लस 2 वॉल्यूम इक्वल, एरो का मतलब क्या हुआ, इक्वल 1 वॉल्यूम। ये यहां से डायरेक्ट मैथमेटिकल ये क्या है, रॉन्ग है, लेकिन इस रिएक्शन से बात करें तो क्या है, करेक्ट है। 1 वॉल्यूम मीथेन प्लस 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन विल गिव 1 वॉल्यूम CO2। वाटर के लिए यहां कोई बातचीत नहीं हो सकता। यहां पर अब आप अगला एग्जाम्पल देखेंगे, अगला एग्जाम्पल आप देखें तो यहां पर आप रखेंगे N2 गैस प्लस 3H2 गैस विल गिव 2NH3 गैस। और यहां पर आप लिख सकते हैं, तो ये कोफिशिएंट 1 है, यहां नाइट्रोजन क्या है, 1 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, देन विल गेट 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। यहां सबका सब क्या है, गैस ही है। तो ये आपका क्या है, आप इस रिएक्शन को सुबह में देखें, आप इस रिएक्शन को शाम में देखें, इस रिएक्शन को आप किसी भी समय, किसी भी पोजीशन में, किसी भी प्लेस पर जाकर देखने वाले हैं, तो ये रिएक्शन ऑलवेज फिक्स होने वाला है। जब भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन होगा तो अमोनिया ही बनने वाला है, और जब अमोनिया बनेगा तो वॉल्यूम भी उसका ऑलवेज डेफिनिट रहने वाला है। नाइट्रोजन ऑलवेज 1 वॉल्यूम, हाइड्रोजन 3 वॉल्यूम और अमोनिया 2 वॉल्यूम होगा। उसी तरह से मीथेन का आप कंबसन करेंगे तो ये भी ऑलवेज 1 वॉल्यूम मीथेन 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा और बनने वाला है 1 वॉल्यूम
कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन लिक्विड को और सॉलिड को हम लोग यूज नहीं करते, लिक्विड और सॉलिड को यूज नहीं करने वाले हैं। तो इस तरह से आपका ये गैय-लुजैक्स लॉ ऑफ डेफिनिट वॉल्यूम होता है। ये बात आपको क्लियर समझ में आया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल है कि इस लॉ के अनुसार से बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वॉल्यूम ऑलवेज डिफिनिट होता है, फिक्स होता है, जो यहां पर कॉफिशिएंट से डिफाइन होता है ना। रिएक्शन बैलेंस करना क्यों है? क्योंकि कॉफिशिएंट से ही वॉल्यूम डिफाइन होता है। 1 वॉल्यूम यहाँ मीथेन है, 2 वॉल्यूम वहां O2 है और 1 वॉल्यूम यहाँ CO2 है। उसी तरह से 1 वॉल्यूम N2 है, 3 वॉल्यूम H2 है और 2 वॉल्यूम NH3 है। बस कॉफिशिएंट बैलेंस करेंगे और ये कॉफिशिएंट ही हमें वॉल्यूम तय करेगा, और इस तरह से हम लोग इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो आपको यहाँ पर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में बेहतर आप समझ सकेंगे, बेहतर ढंग से आप लेक्चर को रिवाइज करें, आपको कंप्लीट समझ में आने वाला है, इसमें बिल्कुल फ्रेश है। फिर से एक बार हम आपको रिवाइज कर रहे हैं कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 5 लॉ में डिफाइन हो रहा है। फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब समझे, बैलेंस्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल होता है। बैलेंस्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल होता है। सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनिट कंपोजिशन, जिसमें बताया गया है किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑलवेज डिफिनिट होता है, ऑलवेज फिक्स होता है। और फिर सेकेंड पॉइंट में बताया गया है कि किसी भी कंपाउंड में डिफरेंट एटम्स के एटॉमिक मास रेशियो भी डिफिनिट होता है। जब मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफिनिट है, एटम्स की संख्या डिफिनिट है, तो एटम्स का मास भी डिफिनिट है, तो एटम्स के मास का रेशियो भी डिफिनिट होता है। और थर्ड लॉ है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसमें बताया गया है 2 डिफरेंट एटम्स रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है। 2 डिफरेंट रिएक्शन है ना, 2 डिफरेंट एटम्स से रिएक्शन करता है और डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है, जिसे हम लोग पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं, और ये फिर से आपको यहां दिखा रहे हैं कि आप नाइट्रोजन हर बार रिएक्शन किससे करा रहे हैं? प्रत्येक टाइम क्या है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन कंपाउंड बदल रहा है। कंपाउंड में ओनली 2 टाइप ऑफ एलिमेंट है, प्रत्येक कंपाउंड में क्या है? 2 टाइप ऑफ एलिमेंट है, लेकिन सभी का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। इसका नाम नाइट्रस ऑक्साइड है, इसका नाम नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये आपका डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है। मींस 2 डिफरेंट एटम्स रिएक्शन किया और डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है, तो इसे हम लोग कह रहे हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्योंकि किसी एक एटम के एटॉमिक मास को फिक्स करते हैं तो दूसरे एटम का एटॉमिक मास मल्टीपल में अरेंज हो जाता है, या कहिए डिफरेंट होता है, तो उसे हम लोग कह रहे हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ लॉ है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जिसमें बताया गया है कि आप एक ट्रायंगल के कॉर्नर पर 3 डिफरेंट एटम्स को रखते हैं और फिर कंपाउंड बनाते हैं, तो 3 डिफरेंट कंपाउंड्स बनता है। थ्री डिफरेंट कंपाउंड्स बनता है। यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O बनाएगा, कार्बन ऑक्सीजन CO2 बनाता है। और इसे पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि 1 एटम 2 डिफरेंट कंपाउंड्स में उपस्थित हो। कार्बन 2 जगह है, हाइड्रोजन भी 2 जगह, ऑक्सीजन भी 2 जगह, इसका मतलब ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। और उसके बाद लास्ट लॉ है आपका ये गैय-लुजैक्स लॉ ऑफ डेफिनिट वॉल्यूम, जिसमें बताया गया है कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वॉल्यूम डिफिनिट होता है, सॉलिड और लिक्विड के लिए बात नहीं करें। तो आपको ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बेहतर ढंग से समझ में आया है, आप इसे बेहतर ढंग से रिवाइज करें, बिल्कुल समझ में आएगा। आपका एग्जाम में बिल्कुल मार्क्स आने वाला है, और ये क्वेश्चन आपसे जेईई मेन, नीट और एडवांस में
खूब पूछा जाने वाला है, इस पर जरूर ध्यान रखें। थैंक यू।